आईटी वाले कल कहाँ तक किया था? वर्क एनर्जी अच्छा, वर्क एनर्जी बता रही है। पोटेंशियल एनर्जी चेन की निकाली थी। निकाली थी 7। Find maximum compression in the spring. One. देखिए अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो आपका ग्रेविटी और एक आपका स्प्रिंग फोर्स है। दोनों फोर्सेस कैसे हैं? कंजर्वेटिव। तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ कि टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। मेरे को मैक्सिमम कंप्रेशन के बारे में बात करना है, तो मैंने कहा कि ये कुछ ऐसा मैक्सिमम कंप्रेस्ड होता है। आंसर 10 है। आंसर नहीं पता, रैंडमली दिया, मेरे को भी सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये मान लीजिए मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है, ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है, और ये मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है, x। अगर ये आपका स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा तो उस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टोटल इनिशियल एनर्जी, इस वाले केस में देखिए कौन कौन सी एनर्जी है। नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में ब्लॉक क्या है, 5 मीटर हाइट पे है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, इज इक्वल टू
टोटल फाइनल एनर्जी ये कंप्रेस्ड हो चुका है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी ना। नेचुरल लेंथ को ही आपने क्या माना हुआ है, रेफरेंस। तो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में एम ब्लॉक क्या हुआ, एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी माइनस एम डी एक्स। और स्प्रिंग आपका कंप्रेस हुआ है, इसके पास काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या था, हाँ वही ये क्या था कॉन्सेप्ट, तो कैसे निकाल, तो ऊपर से ड्रॉप किया ना। क्लियर है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, नेचुरल लेंथ ये है। मैंने कहा कि नेचुरल लेंथ से ये 3 मीटर डिस्टेंस अंदर और K की वैल्यू 50 न्यूटन पर मीटर दी हुई है, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, न्यू इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो मास है और जो स्प्रिंग है, दोनों एक दूसरे को सिर्फ टच कर रहे हैं। स्प्रिंग को मैंने इसके साथ टाइट नहीं किया हुआ है, सिर्फ टच कर रहे हैं। एक स्प्रिंग था, मैंने मैंने मास लिया और इसको मैंने क्या किया, कंप्रेस कर दिया। ठीक है, और इस पोजीशन पे लाने के बाद मैंने क्या किया, रिलीज। अगर मैं इस पोजीशन पे लाने के बाद इसको रिलीज करूंगा तो दोनों एक दूसरे के सिर्फ टच में हैं, टाइट नहीं किया हुआ है। तो ये बताइए किस पोजीशन पे दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट को छोड़ देंगे, पहले ये बताइए, फिर मैं क्वेश्चन आगे करता हूँ। क्यों क्यों सर, जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कुछ नहीं होगी, वो तो स्प्रिंग का आगे जा नहीं सकती है। क्यों, उसका फोर्स नहीं होगा ना कुछ। आगे अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। कई लोग बताते हैं यहाँ पर आएगा कांटेक्ट छूट जाएगा नेचुरल लेंथ पे, क्यों, आप लोग उसी को लड़ जाते हैं, नेचुरल लेंथ पे कांटेक्ट छूट गया, खत्म। क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है, समझ में आया ना है क्या मतलब। बताइए लॉजिकली सोच के बताइए, आपने सब चीजें पढ़ी है, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं बताऊंगा, आपने पढ़ा हुआ। क्योंकि स्प्रिंग आपकी मासलेस है, अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो स्प्रिंग किसी वेलोसिटी से इधर आएगी ना, मैंने कंप्रेस किया हुआ है। अगर मैं छोड़ूंगा तो किसी वेलोसिटी से इधर आएगी। ठीक है, वेलोसिटी से इधर आ रही है तो इसके पास मोमेंटम भी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहता कि यहाँ पे इसका कांटेक्ट छूटना चाहिए, क्यों छूटेगा, क्योंकि स्प्रिंग कैसी है आपकी, मासलेस है, तो ये अपने मोमेंटम के कारण आगे जा ही नहीं सकता, वो तो अपने नेचुरल लेंथ तक ही पहुंच पाएगा, क्योंकि मासलेस है, m 0 है। अगर ये मान लीजिए स्प्रिंग की जगह कोई स्कूटर होता, स्कूटर आता इस डायरेक्शन में, मैंने कहा कि इस वाले पोजीशन पे पहुंचा तो स्कूटर पे मैंने एक्सीलरेशन 0 कर दिया, इंजन ऑफ कर दिया, यही हुआ ना, इंजन ऑफ कर दिया, मैंने कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं किया, तो ये भी स्प्रिंग भी अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगी, तो kx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैंने स्कूटर का एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे इंजन को मैंने ऑफ कर दिया, तो फोर्स तो 0 हो गया ना, मैं कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन स्कूटर यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो आगे चला जाता है, क्यों, अपने मोमेंटम के कारण।
लेकिन स्प्रिंग कैसा है आपका, मासलेस है, इसलिए इसका मोमेंटम जीरो है, इसलिए स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को क्रॉस नहीं कर सकता जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। अब आया समझ में? अगर दोनों टच होते, मतलब कि दोनों अगर टाइट किए रहते, तब ये स्प्रिंग क्या होता है, ये आगे चला जाता ब्लॉक, जो हम लोग एसएचएम में करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता, ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर जाता। क्यों मूव करता? क्योंकि अब मासलेस नहीं है, ब्लॉक को मैंने उसके साथ टाइट कर दिया है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना एसएचएम में, आपने पढ़ा हुआ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। अगर मैं इसको कंप्रेस करके छोड़ दूं तो ये वाइब्रेट करता रहेगा ऐसे, तो हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग बोलते हैं कि नहीं, तो मैंने क्यों कहा कि आगे चला गया, क्योंकि यहाँ पे मास है। जो हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ते हैं वो अपने मोमेंटम के कारण आगे जाता है। अब क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ टच करके कंप्रेस कर दूं, तो ये जैसे ही नेचुरल लेंथ पे आएगा, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि मासलेस है। ठीक है, तो ये तो मेरे को पता चलेगा कि यहाँ पे कांटेक्ट छूटेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन भी है। ये मास, इसका तो मोमेंटम होगा ना, तो ये तो आगे जाएगा ना। तो मेरे से ये पूछा गया, फाइंड एक्स वेयर ब्लॉक स्टॉप्स। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसको कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? वर्क डन करेगा। और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस लगा दीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम से कीजिए, काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। अगर काइनेमेटिक्स से करना होता तो काइनेटिक्स से कैसे करते हैं आप लोग? फ्रिक्शन लगाते हैं, रिटार्डेशन लेके निकाल देते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, तो डिस्टेंस निकाल देते, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मास दिया हुआ है आपने? हाँ, मास मान लीजिए 1 kg, क्योंकि मास जरूरी है। यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? कि स्प्रिंग फोर्स है और एक दूसरा क्या है? फ्रिक्शन। तो मैंने तो क्या पढ़ा है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या लग रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? राइट डायरेक्शन में। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? x+3, तो माइनस में होगा। ठीक है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जीरो, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि मैंने रिलीज किया। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा सोल्व। सॉल्व कर लेंगे ना, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब देखिए, इसमें बहुत सारे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं कुछ ऐसा बना दूं, ये थीटा एंगल है, यहाँ पे ब्लॉक है, कुछ ऐसा कर दूं, ये स्प्रिंग लगा दूं, ये डिस्टेंस दे दूं, मैंने कहा कि ये डिस्टेंस है 5 मीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ? रिलीज कर रहा हूँ, और यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू दे दूं 0.3, यहाँ पे फ्रिक्शन दे दूं 0.5,
तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है, F1 अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या लगेगा F2, और मैंने मान लिया कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ x, तो F2 के कारण कितना वर्क डन होगा -F2 into 5 plus x, net work done by friction is equal to total change in energy। आ रहा है समझ में? कॉन्सेप्ट वही है, बस अलग अलग चेंज करते जाइए। इसको ट्राई कर दीजिएगा, कर सकते हैं आराम से। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था यहाँ पे वही करेंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा आ जा रहा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलिए अब देखिए चेन प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से करके दिखाइए। एक चेन है, इसको मैंने टेबल से हैंग कर दिया, ठीक। यहाँ पे फ्रिक्शन है और ये क्या है, स्मूथ। इसका टोटल मास m है, लेंथ l है। तो मेरे को फाइंड x so that chain is at rest। निकाल सकता हूं? जल्दी से ट्राई कीजिए, क्या करेंगे? पता नहीं ऐसे कुछ जी नहीं आएगा, एक्स निकालना, जी के टर्म में थोड़ी ना आएगा। डायमेंशन लेस हो जाए कैसे हो जाएगा, जी आ जाएगा तो। डायमेंशनल भी देख लीजिए सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट आ रहा है। देखिए इस वाले चेन का मास मान लीजिए m1, ठीक है, और इस वाले चेन का मास मान लीजिए m2। क्या मैं m1 m2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? मास पर यूनिट लेंथ इनटू x, ये क्या आ जाएगा m2। मास पर यूनिट लेंथ इनटू l माइनस x, ये m1 की वैल्यू आ जाएगी। इस चेन को नीचे कौन लेकर आएगा, m1g, ठीक है, और इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, m1g शुड बी इक्वल टू म्यू इनटू m2g। बस वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू आ गई। आया समझ में? जल्दी से निकालिए क्या आ रही है वैल्यू। L/1 plus mu। सही है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे, होमवर्क दे रहा हूं। बी पार्ट मैंने क्या किया, ये इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रेस्ट के पोजीशन पे। अगर रेस्ट के पोजीशन पे है और मैं इस वाले पोर्शन पे स्मॉल जर्क दे दूं,
मैंने ऐसे झटका दे दिया चेन को, ठीक है, तो ये चेन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ये चेन कैसे फॉल करेगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड स्पीड ऑफ चेन when it becomes vertical। जब ये पूरा चेन वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा तो उस समय इसकी स्पीड क्या होगी। सोचने का तरीका क्या है कि अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो मैं किसी भी इंस्टेंट पे मान लूंगा कि ये x डिस्टेंस पे है, ठीक है, किसी और इंस्टेंट पे कि हल्का सा डिस्टर्ब हो गया, ये चेन आगे पहुंची, ठीक है, चेन आगे पहुंचेगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, क्योंकि जो ऊपर वाला मास है चेन का वो चेंज हो रहा है ना, ये जैसे जैसे आगे बढ़ा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो मैं क्या निकालूंगा, स्मॉल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, उसके बाद इंटीग्रेट करूंगा टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, उसके बाद एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है, हिंट के रूप में लिख लीजिए, ट्राई कीजिएगा आज। किसी एक्स डिस्टेंस से चेन पहुंच चुका है तो स्मॉल वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालिए, उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, इंटीग्रेट करिए, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कहा कि 4 मीटर है और ये आपका 2 मीटर है, इसका मास कितना दिया हुआ है, 12 kg, ये स्मूथ दिया हुआ है। अगर ये स्मूथ सरफेस है तो क्या चेन इक्विलिब्रियम में रह सकता है। प्रीवियस केस में इसको रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, फ्रिक्शन। यहाँ पे स्मूथ है तो ये हल्का थोड़ा सा भी पार्ट अगर हैंग कर रहा होगा तो ये स्लाइड कर जाएगा नीचे, क्योंकि mg फोर्स लगता है, इसको रोकने के लिए कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया इस वाले पोजीशन से, मैंने इसको क्या कर दिया, रिलीज। फाइंड स्पीड ऑफ चेन when it becomes vertical। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से निकालिए वैल्यू। कीजिए, 1 मिनट में आ रहा हूं।
वैल्यू आ गई, आंसर नहीं पता। देखिए यहाँ पे m1 मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंगे इनटू 4 8 kg। ये m2 मास कितना हो जाएगा 4 kg। ठीक है, इसको नीचे लाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटी। ठीक है, मैंने कहा कि चेन वर्टिकल होगी, और इसकी स्पीड भी है। ठीक है, अब इसको नीचे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसा, कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। अब मेरे को रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा, तो मैंने इसी को रेफरेंस मान लिया, टेबल का हेड को। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं इस वाले चेन की अगर मैं बात करूं, तो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास तो बीच में होगा ना कहीं पे। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे होगा, 2 मीटर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस m1 इंटू जी इंटू एच, यही होगा, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी अब तो सेंटर ऑफ मास यहाँ चुका होगा, ये सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा, 3 मीटर। तो माइनस 12 इंटू जी इंटू 3 mgh प्लस हाफ m v स्क्वायर। यहां से v आ जाएगा, m1 m2 पता है। टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। क्लियर है, हमने ये क्वेश्चन किया, ये चेन था, बाउल के ऊपर रखा हुआ है, मैंने कहा इसका रेडियस कितना है r। तो ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक, इसका मास मान लीजिए m दिया, मैंने क्या किया, स्मॉल जर्क दे दिया। अगर स्मॉल जर्क दूंगा तो ये नीचे स्लाइड करने लगेगा ना। ठीक, तो मेरे से पूछा गया जब चेन वर्टिकल हो गया तो इसकी स्पीड कितनी, निकाल सकते हैं क्या, सेम कॉन्सेप्ट है। टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। टोटल इनिशियल एनर्जी मैं यहाँ पे इसको रेफरेंस मानूंगा, रेफरेंस मानूंगा तो इसकी मेरे को क्या पता है, पोटेंशियल एनर्जी 2 mgr डिवाइडेड बाई पाई, पता है ना, लास्ट टाइम निकाला था। और ये जब नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे आ चुका होगा, इसकी लेंथ अगर l है तो ये कितना हो जाएगा l/2, तो माइनस mg l/2 प्लस हाफ mv स्क्वायर। हिंट लिखते जाइए, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन आपने पूरा सॉल्व नहीं किया उसको पूरा सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। मेरी कोशिश है कि जितनी देर की क्लास में उसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा सकूं, इसलिए हर एक क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बस नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन बाद में कर लीजिएगा, वो एज ए रिवीजन भी हो जाएगा आपको। नोट कर लिया, एक बाउल है जिसका रेडियस r, यहाँ पे एक मास है, एक स्प्रिंग है, ये ग्राउंड से लगा हुआ है, इसका k है, इस पे मैं कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूँ F such that M moves very slowly। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे,
ठीक है। तो मेरे से बोला गया मैं कितना मैं इसको टच करते हुए मूव करवा रहा हूँ, बॉल से कांटेक्ट को छोड़ना नहीं है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ बॉल के कांटेक्ट के साथ। ठीक है। तो मेरे से पूछा गया जब ये एंगल π/6 हो गया तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ा। फाइंड वर्क डन टू मूव द ब्लॉक बाय एन एंगल ऑफ π/6। यहाँ पर अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे देखूं, ये एम ब्लॉक है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो अप्लाइड फोर्स है एफ, ठीक है, एक नॉर्मल है, एक mg है, और एक स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग एलोंगेट होगी ना, ये 4 फोर्सेस हैं। तो मैंने क्या पढ़ा था, वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, सभी फोर्स को मैंने कंसीडर कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं नॉर्मल के कारण वर्क डन, नॉर्मल तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या है, 0। ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स कैसे फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, u इनिशियल माइनस u फाइनल। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी चेंजेस कितना है, 0, क्योंकि मैं बहुत स्लो मूव कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय एफ इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, है ना, उसको उधर लेगा। अब u फाइनल, मैंने कहा कि ये यहां तक पहुंच चुका है, ब्लॉक यहां पे आ गया, तो कितना हाइट हुआ, ये हाइट निकाल सकता हूं क्या, r sin थीटा मतलब कि r/2। तो u फाइनल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, इसको रेफरेंस मान लिया आपने, तो mgh। और कोई पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, स्प्रिंग में आ जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग एलोंगेट हो चुका है। कितना एलोंगेट हुआ, ये डिस्टेंस मेरे को पता है क्या, कितना होता है, r इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, तो r इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, है ना। तो ये किसके इक्वल है, x। तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ a x स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी, ये तो रेफरेंस पे ही था, पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की कितनी है, 0, और स्प्रिंग भी क्या अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो कितनी है, 0। इनिशियल तो 0। आगे आंसर, क्लियर है यहाँ तक। एक क्वेश्चन होमवर्क कीजिए। एक बाउल है, इसका रेडियस r है, यहाँ पे एक चेन है, और ये जो चेन एंगल सबटेंड कर रहा है, ये है आपका 5/6। ठीक है, ये चेन की लेंथ जो एंगल बना, इसका मास मान लीजिए m है। इस पोजीशन पे मैंने इसको क्या किया,
रिलीज कर दिया, ठीक है। रिलीज करूंगा तो ये नीचे स्लाइड करेगा, ठीक। तो मेरे से पूछा गया जब ये चेन इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, चेन ऐसा आ चुका होगा ना इस पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन, जब ये चेन इधर आएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी? हो जाएगा, वही करना है आपको। एक स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट लेके सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिएगा चेन की, ठीक है। उसके बाद जब चेन इस वाले पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होगा ना। बस इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है आपको, ट्राई कीजिएगा। स्मूथ सरफेस है, अगर मैं इसको रिलीज छोड़ दूंगा तो ये नीचे स्लाइड करेगा ना, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, फाइंड स्पीड ऑफ blocks when 1 kg falls by 2 मीटर। 1 kg जब 2 मीटर नीचे आ जाएगा तो उस समय दोनों ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी? स्मूथ सरफेस दिया हुआ, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। सबसे पहली बात, पूरे सिस्टम को नीचे लेके कौन आ रहा है? ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है। और ग्रेविटी कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। मैंने कहा कि 1 मीटर वाला मास, 1 मीटर वाला मास 2 मीटर नीचे आ गया, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। कितनी एनर्जी डिक्रीज हो रही है? mgh इज इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिया? क्योंकि दोनों स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, दोनों मूव करेंगे तो साथ में मूव करेंगे, ठीक है। तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी आएगी, किसी एक में काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। क्लियर है? हो गया? चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए।
बड़ा अजीब सा आ रहा है मेरा। नहीं, अजीब सा नहीं आना चाहिए, सही आएगा। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएगा? सर ये 2 से जाएगा तो ये 4 से नीचे। सर वो 2 से जाएगा तो वो 1 से नहीं जाएगा। हाँ, 2 से गया वो 1 से गया, फिर काइनेटिक एनर्जी कर दी। तो नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। आपने नेट नहीं निकाला होगा, इसलिए अजीब सा हो गया होगा। चलिए देखिए, मैं बता देता हूँ। पहले कांस्टेंट से रिलेशन निकाल, फुली कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कहा कि इसकी स्पीड कितनी है, v1 है, और इसकी स्पीड कितनी है, v2 है। ठीक, अगर मैं 1 वाले पॉइंट को देखूं तो 0 है, 2 वाला पॉइंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो -v2, 3 वाला भी डिक्रीज कर रहा है, -v2, ये वाला पूरी तो रेस्ट पे है, तो 6 वाला क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो +v1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको पता चलता है v1 इज इक्वल टू 2v2। जो रिलेशन वेलोसिटी का होता है वही रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का भी होता है, वही रिलेशन आपका एक्सेलरेशन का भी होता है। तो मेरे को ये पता चल गया कि अगर ये 5 kg वाला, अगर 5 kg वाला नीचे आ रहा है 2 मीटर, ठीक, तो 2 kg वाला ऊपर जाएगा कितने से, v1/2 ना, मतलब कि x1/2 मतलब 2/2 1 मीटर। ठीक, अगर 5 kg 2 मीटर नीचे आएगा तो 2 kg 1 मीटर ऊपर जाएगा। ठीक, तो 5 kg की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। 5 kg की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। कितने से डिक्रीज हो रही है, m g और h कितना हो गया, 100 जूल। 2 kg की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि ऊपर जा रहा है। ठीक, इसकी कितनी इंक्रीज हो रही है, m g इंटू h 20। तो नेट डिक्रीज कितना हो रहा है, नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी 100 माइनस 20 80। ये किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में, हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v1 स्क्वायर। v1 और v2 के बीच में रिलेशन पता है, इधर पुट कीजिए, एक आ जाएगा, उसको इधर पुट करिए, दूसरा भी आ जाएगा। यही किया था आर्यन। मैंने माइनस कर दिया था वहाँ। अनुष्का क्लियर है, जल्दी से निकाल लीजिए वैल्यू v1 v2 कितना है। ये भी अजीब सा ही आ रहा है। अजीब सा क्या, अजीब सा आ रहा है, v2 √80/11 आ रहा है। हाँ सही है। ठीक, हो गया, आनिया कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिए। अनुष्का नहीं आया,
देखिए एनसीईआरटी का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपने किया होगा। या ऐसा कोई सरफेस है, ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस आपकी H है, यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्लॉक है, बॉटम से इस पे फोर्स लगा रहा हूँ F, ठीक है, और फोर्स ऐसा लगा रहा हूँ ताकि ब्लॉक कैसा मूव कर रहा है, मूव्स वेरी स्लोली। ठीक है, ऐसा कोई कर्व्ड पाथ, ठीक। और मैंने क्या किया, बॉटम मोस्ट पॉइंट को कोई M ब्लॉक था और इस पे मैं कांस्टेंट F फोर्स लगा रहा हूँ और इस हिसाब से लगा रहा हूँ ताकि ये बहुत धीरे धीरे मूव करे, ठीक। और मेरे से पूछा गया कि मैं इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक ले जाना चाहता हूँ, तो मेरे से पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय F, मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आप लोग उस रूम में शिफ्ट हो जाइए जहाँ पे शायद बायो वाले के साथ क्लास ले। mg प्लस म्यू mg रूट में L स्क्वायर प्लस H। नहीं, सही से कीजिए। अब नहीं, उदय को बुला दीजिए, नहीं तो कार्ड है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
नहीं वो देखिए, मैं यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे मैंने मान लिया कि इस ब्लॉक का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फिगर में आपको लग रहा है कि पाथ को अलग हो गया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो पार्टिकल का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होता है? अलोंग द सरफेस, ठीक है। अलोंग द सरफेस का मतलब क्या हुआ? टेंजेंट, ठीक है। तो मैंने इस वाले पॉइंट पे एक स्मॉल टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर, मैंने कहा कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx, ये थीटा है, ये आपका dx है, ये dy है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस पर आईआईटी ने कई बार बता उल्टे सीधे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे, ठीक है। इसी को मैंने क्या किया, पूरे पाथ टेबल लेके उसने पूरे कभी हाफ पार्ट पे पूछे, कभी वन क्वाड्रेंट में पूछ दिया, अलग अलग तरीके से। अब मैं यहाँ पे अगर फोर्सेस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे? एक तो नॉर्मल, एक mg, एक फ्रिक्शन और एक एफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम देखूं तो वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं तो बहुत स्लोली मूव कर रहा हूँ, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा? 0। नॉर्मल इस डायरेक्शन में और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो नॉर्मल के कारण वर्क डन तो 0 हो गया, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा? माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसका मतलब मेरे को फ्रिक्शन और ग्रेविटी के कारण वर्क डन निकालना है। ग्रेविटी के कारण कितना वर्क डन होगा मेरे को ये पता है, ग्रेविटी क्या है? आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं क्या करूंगा? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो मैंने तो वर्क डन बाय ग्रेविटी डायरेक्ट लिख दिया, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल कितना था? ये तो ग्राउंड पे था, तो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? 0। और यू फाइनली आपकी किसी एच हाइट पे पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस mg, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी मेरे को पता चल गया। अब हम लोग आते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक के बारे में बात करूं तो मैंने कहा कि ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो स्मॉल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, स्मॉल वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना? 180। तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस एफ इंटू dx। इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ठीक। तो ये मेरे को मिल गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब देखिए वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैं फ्रिक्शन के बारे में बात करूं तो फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या है? mg cos थीटा। इस वाले इंक्लाइंड प्लेन में n इज इक्वल टू mg cos थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू ds। cos थीटा इस वाले ट्रायंगल में देखिए क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अगर मैं बेस क्या है? dx और हाइपोटेनस क्या है? ds, तो dx अपॉन ds करूंगा तो ds ds कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? dx। तो मैंने लिखा माइनस म्यू mg इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx को इंटीग्रेट करूंगा, dx का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर मैं dx को इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा? l। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस म्यू mg l। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा? म्यू mg l प्लस mg h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आ गया? क्लियर है सबको?
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप लोग कर सकते हैं, इतने क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम पे अलग अलग वैरायटी। चलिए तुषार नोट किया, चलिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैंने पहला केस लिया है, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है और इसमें आपने एक मास को हैंग किया और स्प्रिंग की लेंथ कितनी है r के, और इसकी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड है u। ठीक है, मेरे को u की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ताकि ये जो स्ट्रिंग मास सिस्टम है ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे। आपको याद होगा कितनी आती है मिनिमम वैल्यू? 3gl क्या क्या क्या? √5gl। हाँ, √5gr। ठीक है, लेकिन मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बताने के लिए सिर्फ डेरिवेशन, इसको एज ए न्यूमेरिकली यूज कीजिए। ठीक, सबसे पहले अगर किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एफबीडी बनाऊं तो एफबीडी में देखिए नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन। तो किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कुलर मोशन करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए मैंने क्या कहा? टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, tension should be greater than 0 at each and every point on vertical circle। ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि मेरे को तो टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे को मिलता रहना चाहिए। अगर मेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो पार्टिकल सर्कल से बाहर चला जाएगा। ये क्लियर है? इसलिए मैंने कहा कि हर एक पॉइंट पे जो टेंशन होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस वर्टिकल सर्कल को आपने 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ए बी सी एंड डी। ठीक है, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं ए और बी के बीच में। ठीक, अगर पार्टिकल आपका ए और बी के बीच में है तो देखिए कुछ ऐसे ही नजर आ रहा होगा, स्प्रिंग ऐसे होगी। मैंने कहा कि ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा, और पार्टिकल सर्कल का पार्ट है। ठीक, और इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली v है। ठीक है, बी और सी के बीच में कहीं पे भी पार्टिकल है, सॉरी ए और बी के बीच में पार्टिकल है। अगर मैं यहाँ पे एफबीडी देखूं तो एफबीडी में अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा? टेंशन। नीचे क्या लगेगा? mg। बाहर की तरफ क्या लगेगा? mv²/r। ये याद कीजिए, मैंने बताया था, नहीं बताया था। हाँ, यहाँ पर हम लोग जब भी एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेना पड़ता है। ठीक है, इस वाले केस में वर्टिकल सर्कल से रिलेटेड ऐसा या पेंडुलम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसी डायरेक्शन में हम लोग वाई एक्सिस मानेंगे। ठीक है, ये शायद बता चुका हूं ना, है ना, कि जिस डायरेक्शन में टेंशन होता है उसी डायरेक्शन में वाई एक्सिस एज्यूम कीजिए। नहीं बताया तो याद रखिए, इस डायरेक्शन में मैंने वाई एक्सिस लिया और ये क्या हो गया आपका? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कीजिए। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स के बात करूं तो यहाँ बाहर क्या लगेगा? mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा? mg sin थीटा।
टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है? टेंशन आपका आ रहा है T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर पार्टिकल A से B की तरफ मूव कर रहा है तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 जा रही है। ठीक, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 जा रही है, थीटा इंक्रीज करेगा तो cos थीटा क्या होगा? डिक्रीज। इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। ठीक है, पार्टिकल की स्पीड इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। ठीक है, तो पार्टिकल की स्पीड को ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड भी क्या हो रही है? डिक्रीज। इसका मतलब ये वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है mv स्क्वायर बाई r। इससे मेरे को क्या कंक्लूजन मिला कि फ्रॉम A टू B speed is continuously decreasing and tension is also decreasing। क्लियर है यहां तक? नोट कीजिए जल्दी से। नोट कर लिया? अब हम लोग बात करते हैं पार्टिकल आपका बी और सी के बीच में कहीं पर, पार्टिकल इन बिटवीन बी एंड सी। अगर बी और सी के बीच में बात करें तो मैंने कहा कि पार्टिकल यहाँ पे, तो पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, टेंशन अंदर की तरफ, नीचे की तरफ mg, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये पार्टिकल की स्पीड इस डायरेक्शन में, mg का कंपोनेंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में, mg sin थीटा, और इधर क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस वाले केस में अगर मैं टेंशन देखूं तो टेंशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? mv स्क्वायर बाई r माइनस mg cos थीटा। पार्टिकल अगर B से C मूव करेगा तो इस वाले केस में देखिए थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है 90 से 0। ठीक है, थीटा अगर डिक्रीज होगा तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। cos थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब mg cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब पार्टिकल की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है mg sin थीटा, इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड क्या होगी आपकी? डिक्रीज। इसका मतलब mv स्क्वायर बाई r की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। पहले क्या था? 5 माइनस 2 3 आ रहा था, ये इंक्रीज हो गया 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 माइनस 3 1। ऐसे एग्जांपल ले लिए। ये वाला सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल टेंशन क्या होगा? डिक्रीज। तो टेंशन डिक्रीज हो रहा है और स्पीड भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेकिन इस केस में बीच में माइनस साइन आ रहा है, इसलिए टेंशन की वैल्यू 0 हो सकती है। लेकिन जो पहले वाला केस था A टू B, वहां पे टेंशन डिक्रीज तो होगा, लेकिन टेंशन की वैल्यू कभी भी 0 हो सकती है? नहीं, A टू B में कभी भी टेंशन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, डिक्रीज होगी कंटिन्यूअसली, लेकिन A टू B में टेंशन की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। इस चीज को याद रखिएगा, तो लिख लीजिए। सेकंड केस में बीच में माइनस साइन आ रहा है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि mg स्क्वायर बाई r की वैल्यू mg cos थीटा के इक्वल हो जाए। अगर दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो टेंशन में भी 0। अब वो सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है, B टू C में। सर बी कैसे डिक्रीज करते हैं?
v के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो रिटार्ड करेगा, तो स्पीड डिक्रीज होगी। सर तो ठीक साइन थीटा तो बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी के अपोजिट में फोर्स है ना, आप आगे जा रहे हैं मैं पीछे खींच रहा हूँ, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? क्लियर यहां तक? तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखा, फ्रॉम ए टू सी, हमें पूरी ओवरऑल वैल्यू बात कर रहा हूँ कि बॉटम मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जब पार्टिकल मूव करेगा तो स्पीड भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी और टेंशन भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, यही मेरा कंक्लूडिंग पार्ट था। ठीक, अगर मैं उल्टा सोचूं कि पार्टिकल सी से ए आ रहा है तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज, और टेंशन भी क्या होगा, इंक्रीज। इसका मतलब मिनिमम टेंशन कहाँ मिलने वाला है मेरे को, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। ठीक है, तो मैंने कहा कि मिनिमम टेंशन विल बी एट पॉइंट सी। अब मैंने कहा था कि अगर पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो मैं हर एक पॉइंट पे तो टेंशन निकालूंगा नहीं, मैंने क्या किया कि जिस पॉइंट पे मिनिमम टेंशन था, अगर मिनिमम टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन 0 ही होगा। ये पॉइंट आया समझ में? ठीक है, तो अभी आपने टेंशन बी और सी के बीच में लिखा था mv² माइनस mg cos थीटा। जब पार्टिकल सी पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो मैंने टेंशन एट सी लिखा, टेंशन एट सी इज इक्वल टू mv² माइनस mg, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि मेरे को v चाहिए ना। लोवेस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड आपने मान ली u थी, और इसी को मैंने क्या मान लिया है, रेफरेंस। पार्टिकल सी पोजीशन पे पहुंच गया और मैंने कहा कि इसकी स्पीड कितनी है v। ठीक, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। ठीक, तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। टोटल एनर्जी ए पे कितनी है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², और सी पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कितना है, mgh, h की वैल्यू कितनी है, 2r के इक्वल, प्लस हाफ mv²। यहाँ से m कॉमन होके कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, u² इज इक्वल टू 4gr प्लस v²। ये v² की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, तो m/r v² u² माइनस 4gr माइनस mg ग्रेटर देन 0। तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन √5gr। ठीक, अब मैंने क्या किया, इक्वल टू का साइन लगा, अभी बताऊंगा क्यों लगा है, कोई बता सकता है क्या? हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो कहा था कि टेंशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन जब मैं यहाँ पे u मिनिमम की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि u मिनिमम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना होना चाहिए, √5gr। इसका मतलब u की वैल्यू क्या है, √5gr कब होगी, जब u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr हो, तभी तो। अगर ग्रेटर देन होगा तो मैं मिनिमम वैल्यू थोड़ी ना कह सकता हूँ कि √5gr है। ठीक है, तो मेरे को मतलब कि इक्वल टू का साइन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अगर इक्वल कर दिया तो टेंशन तो 0 हो जाएगा सी पॉइंट पे। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब वो आएगा तो उसके पास कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो अगर वो टॉप मोस्ट पॉइंट से थोड़ा सा जब हुआ तो वो अपने टेंशन को इंक्रीज करना चालू कर देगा। बस मैंने कहा कि यहाँ पे आपने क्या कहा कि टेंशन की वैल्यू सी पॉइंट पे आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया। मान लीजिए कि टेंशन की वैल्यू सी पॉइंट पे मिनिमम है और उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, टेंशन की वैल्यू सी पॉइंट पे 0 है, लेकिन यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी होगी तो इसका मतलब इसके पास क्या है, मोमेंटम है। अगर मोमेंटम है तो पार्टिकल यहाँ पे रुकेगा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, और जैसे ही ये सी को क्रॉस करेगा फिर से टेंशन की वैल्यू क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। आगे समझ में? तो minimum velocity at the bottommost point of the particle should be equal to √5gr to complete the vertical circle.
क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लीजिए जो भी चीजें। ठीक है, तो हम लोग परसों की क्लास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में खत्म कर दूंगा। ठीक है, रिंग का केस भी लेंगे, रिंग में मास रख दिया, उसके बाद 2 रिंग के बीच में मास रख दिया, रॉड को मूव किया। ठीक है, सभी केसेस में उसी दिन डिस्कस कर दूंगा। अभी थोड़ा सा और भी बचा हुआ है कि ये कब पीरियोडिक मोशन करेगा, मतलब कि ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, तो उस केस के बाद हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, फिर मंडे से स्टार्ट कर देंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक, चीजें समझ में आ रही है ना? ऐसा तो नहीं कि बहुत तेज जा रहा हूं मैं, ऐसा भी ना हो कि मेरे तेज जाने से आपको कुछ समझ में ना आए। सिलेबस कंप्लीट हो गया, जहां थे वहीं पे हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी लगे चीजें समझ में नहीं आ रही मेरे को बता दीजिएगा, मैं स्पीड थोड़ी स्लो कर लूंगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।